पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए विभिन्न जिलों में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाकर कोरोना कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं। गृह विभाग द्वारा कोरोना कर्फ्यू के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित कर जिला कलेक्टर्स को सूचित किया गया है। अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू से तात्पर्य ऐसे प्रतिबंधात्मक आदेश से है जिसका मूल ध्येय कोविड-19 संक्रमण को रोकना है। कोरोना कर्फ्यू से तात्पर्य लॉकडाउन नहीं है। कोरोना कर्फ्यू जिन क्षेत्रों में लागू होगा वहां शासन द्वारा निर्धारित गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और इन गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति और वाहनों को किसी पास या ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। कोरोना कर्फ्यू लगाने के पूर्व जिला कलेक्टर द्वारा जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठनों, व्यापारी एवं सामाजिक संगठनों, रेसिडेंस वेलफेयर कमेटियों, स्थानीय निकायों आदि से विभिन्न स्तर पर विचार विमर्श एवं परामर्श किया जाएगा। आमजन सहमति बनने के उपरांत कोरोना कर्फ्यू के संबंध में जिला आपदा प्रबंधन समिति निर्णय लेगी। तत्पश्चात जिला कलेक्टर राज्य सरकार को पूर्व सूचना देने के उपरांत कोरोना कर्फ्यू संबंधी आदेश जारी कर सकेंगे। डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया कि इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोरोना कर्फ्यू का निर्णय जनता की मांग तथा आम सहमति से ही लिया जाए। 13 अप्रैल 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में जिले के 144 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 831 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि बालाघाट जिले में 13 अप्रैल 2021 तक कुल 4,425 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 3,573 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 13 अप्रैल को कोरोना के एक मरीज की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार जिले में 13 अप्रैल तक 21 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 831 मरीजों में से 711 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 80 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है और 13 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। कोरोना संक्रमित एवं कोरोना के संदिग्ध मरीजों का पता लगाकर उन्हें आइसोलेट करने एवं उनका त्वरित उपचार प्रारंभ करने के लिए कलेक्टर दीपक आर्य द्वारा आरबीएसके एवं आयुष चिकित्सकों की टीम बनाकर उन्हें सर्वे का काम सौंपा गया। जिले के प्रत्येक विकासखंड एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए 3-3 टीम बनाई गई है। इन टीमों द्वारा अपने अपने सेक्टर में सर्वे का कार्य किया जा रहा है। आरबीएसके एवं आयुष चिकित्सकों की इन टीमों द्वारा घर घर जाकर सर्दी, खांसी, बुखार के मरीजों का तापमान एवं ऑक्सीजन का लेवल चेक किया जा रहा है और कोरोना के संदिग्ध मरीज पाए जाने पर उन्हें तत्काल होम आइसोलेशन में अलग कर दिया जा रहा है। ऐसे मरीजों पर ग्राम आशा कार्यकर्ता और एएनएम की मदद से निगरानी भी रखी जा रही है। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उन्हें दवाओं की किट प्रदान की जा रही है। सर्वे टीमों को अपने अपने क्षेत्र के प्रत्येक घरों का सर्वे का कार्य तेजी से पूर्ण करने कहा गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है। इसे देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को 1 माह के लिए टाल दिया गया। अब परीक्षाएं जून माह में आयोजित की जाएगी। इसका विस्तृत संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। यह परीक्षाएं 30 अप्रैल एवं 1 मई 2021 से प्रारंभ होना थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से बुधवार को बोर्ड परीक्षाओं को 1 महीने के लिए टालने के संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। इसमें प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव व रोकथाम के उद्देश्य से लोक स्वास्थ्य एवं लोकहित के लिए परीक्षा को टालने का निर्णय लेना बताया गया।
आदेश के अनुसार अब माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, व्यावसायिक, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, शारीरिक प्रशिक्षण, पत्रोपाधि परीक्षाएं अब जून माह में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षाएं जून माह के प्रथम सप्ताह में आरंभ की जाकर अंतिम सप्ताह तक संपन्न कराई जाएगी। इसके लिए विस्तृत संशोधित परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही जारी किया जाएगा। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 130वीं जयंती बुधवार को बिना किसी सामूहिक आयोजन के साथ मनाई गई। इस मौके पर डॉक्टर अम्बेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति की ओर से 5 पदाधिकारियों ने अम्बेडकर चौक पहुंचकर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात अन्य लोगों ने भी प्रतिमा स्थल पहुंचकर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए माल्यार्पण किया। हालांकि 9 बजे के बाद पुलिस के द्वारा भीड़ एकत्र न हो पाए, इसे लेकर निवेदन पूर्वक वापस करा दिया गया। जयंती समारोह समिति की अध्यक्ष सरिता उके ने बताया कि सार्वजनिक जयंती समारोह समिति ने कोविड नियमों का पालन करते हुए आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई। किसी भी तरह का सामूहिक आयोजन नहीं किया गया और न ही लोगों को एकत्र होने दिया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लोग अपने घरों में ही जयंती मनाएं और स्वयं को संक्रमण से बचाते हुए दूसरों को भी ऐसा ही करने प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि अपने घर प्रतिष्ठान को सजाए, शाम को मोमबत्तियों से घरों को प्रकाश करें। डॉक्टर बाबा साहेब के बताए आदर्शों पर चलकर राष्ट्र निर्माण और मानवता के लिए कार्य करें। यहाँ पर अम्बेडकर जयंती की 130वीं जयंती मनाई गई और मैं भी सभी नगरवासियों को आज के विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। लॉकडाउन है, किस तरह से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग इस बार हम सेलिब्रेट इस तरह से कर रहे हैं। लॉकडाउन की स्थिति के कारण में हमने सभी घरों में 5 पदाधिकारियों का सूचना पहले दे दिया गया था और आज भी हमारे 5 पदाधिकारियों के द्वारा यह माल्यार्पण किया गया, त्रिशरण पंचशील किया गया। अनावश्यक कारणों से बाहर न निकले। हमको प्रशासनिक रूप से निर्देश मिले थे कि 5-6 लोग आएंगे और यहाँ पे माल्यार्पण करेंगे, तो हमारे पदाधिकारी समिति के पदाधिकारियों के द्वारा ही यहाँ माल्यार्पण किया गया। क्या संदेश देना चाहेंगे आप अम्बेडकर जयंती पर? अम्बेडकर जयंती पे आज जिले को ये संदेश देना चाहेंगे कि कोरोना लॉकडाउन के कारण में जो प्रशासन द्वारा नियमों का कोई उल्लंघन न करे और अपने घरों में रहे और लॉकडाउन के नियमों का पालन अधिक से अधिक प्रशासन का सहयोग करना चाहिए ताकि हमारी जो कोरोना की बीमारी, जो महामारी की बीमारी है और ज़्यादा ना फैले, जिससे किसी की मृत्यु ना हो। क्या ये हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, आप अपने घरों पे कर लीजिए। आपके यहाँ का कार्यक्रम संपन्न हो गया, आपके यहाँ 5 लोगों की अनुमति थी, 10 लोगों ने पूरा कार्यक्रम संपन्न कर दिया। बताऊँ वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है। कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, आप अपने अपने घरों में कीजिए प्लीज। और समाचारों के अंत में देखिए आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे से कोरोना संकट पर बालाघाट न्यूज़ की सीधी बातचीत। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा 13 दिवसीय लॉकडाउन लगाया गया है। इसके बावजूद कोविड संक्रमण की जो महामारी है, इसका प्रसार तेजी से फैल रहा है। लगातार लोगों की मौतें भी हो रही है, साथ में हॉस्पिटल सुविधाओं पर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में आखिरकार इन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए और इन सुविधाओं में विस्तार लाने के लिए क्या कुछ सरकारी मशीनरी की ओर से और शासन स्तर से प्रयास जारी है, यह जानने का प्रयास करेंगे इस छोटे से इंटरव्यू में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर नानोकावरे। कावरे जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मेरा, इस समय जिस तरह से कोविड-19 का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह से मॉनिटरिंग किया जा रहा है? देखिए, आप सब लोगों के ध्यान में भी है, जिस प्रकार से कोरोना का प्रभाव इन 5-7 दिन में प्रभावशाली बना है, उस परिस्थिति में एकदम से ब्लास्ट के तहत, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बालाघाट ज़िले की जनता को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बालाघाट ज़िले के प्रशासन को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बालाघाट ज़िले के सभी धर्मगुरुओं को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मीडिया के भाइयों को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सारे स्वास्थ्य सुविधा के हमारे चिकित्सकों को, जिन्होंने
अपनी जान को जोखिम में डालकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे पास में बालाहाट जिला चिकित्सालय की जो परिस्थिति थी, जो स्थिति थी, हमारे पास में पिछले समय 200 बेडेड जो ऑक्सीजन रहित थे, हमारे पास वो सुविधाएं पिछले साल की हमारे पास में थी। उस सुविधाओं को हमने अपडेट करते हुए हमारे पास में ITI में 80 बेडेड हमारी व्यवस्था थी। इस प्रकार से हमारे लगभग 280 बेडेड की व्यवस्था थी। लेकिन जिस प्रकार से संक्रमण बढ़ा है उसके कारण ये भी हमारी 280 बेडेड भी हमारे को कमी पड़ रही है। लेकिन हम सब लोगों ने मेहनत किया और हमारे प्राइवेट सेक्टर के हमारे चिकित्सकों से भी हमने आग्रह किया। उन्होंने भी बालाहाट ज़िले, चूँकि बालाहाट ज़िले से गोंदिया चले जाते थे, अपने भंडारा चले जाते थे, नागपुर चले जाते थे, लेकिन महाराष्ट्र में भी कोरोना का इतना प्रभाव है कि वहाँ पे भी सारे के सारे बेडेड भरे हुए हैं, जिसके कारण ज़्यादा चुनौती बालाहाट ज़िले को हमारे को आई। लेकिन हमने चुनौती को स्वीकार किया और हमारे ज़िले के समाज के लोग भी सामने आए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी है कि हम ज़िले के लिए अच्छी सुविधाएं की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे आरोग्यम अस्पताल के हमारे जो डॉक्टर हैं रोहित गुप्ता जी ने, उन्होंने 30 बेड की अनुमति लेकर उन्होंने प्रारंभ किया। हमारे गणपति अस्पताल वाले ने प्रारंभ किया है। अभी हमने महावीर इंटरनेशनल के हमारे समाज के जो बंधु हैं, उन्होंने भी आकर 100 बेड की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे सरदार पटेल महाविद्यालय जो है वो भी 100 बेडेड की व्यवस्था, और मुझे लगता है कि 2-3 दिन में उनके भी सारी प्रक्रिया चालू हो गई है। ऑक्सीजन के सारे दस्तावेज वहाँ पे बुला लिए गए हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं। उसके अलावा भी हमने और अच्छी व्यवस्था हो जाए। और अभी जैसे आपको ध्यान में आ रहा होगा कि जो मीडिया के माध्यम से, जो पब्लिक के माध्यम से लोगों के पता ऐसा हवा उड़ाया जा रहा है कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, उसकी कमी हो गई है। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बालाहाट ज़िले में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। स्थितियां जो निर्मित हुई है वो स्थितियां हमारे पास बेडेड की कमी होने के कारण लोगों को ऐसा लगता है कि कोई पेशेंट आता है, उनको लगता है कि हमारे को बेड मिल जाता है और ऑक्सीजन लग जाता है। हमारे पास ऑक्सीजन की भरपूर व्यवस्था है। हमारे पास में 6 दिन के लिए भी हमारे पास में जो ऑक्सीजन है वो है, और हम पर डे व्यवस्था करते जाएंगे। इसलिए ऑक्सीजन की किसी प्रकार की कमी की बात जो आ रही है वो बिल्कुल गलत है। वो व्यवस्था हमारे पास में है। एडवांस स्टेज में अभी अपन जानना चाहेंगे क्या कितने ऑक्सीजन सिलेंडर है? देखिए, अभी हमारे पास में 40 सिलेंडर अभी तत्काल में हमारे पास में 25 सिलेंडर जो हमारे सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं। अभी हमारे पास में सीधी से जो सिलेंडर 200 सिलेंडर आने वाले हैं। अभी रायपुर से, हमारे नागपुर से कटंगी तक के हमारे 200 सिलेंडर आ रहे हैं। तो लगभग हमारे पास में सिलेंडर 6 दिन की व्यवस्था हो जाएगी। उसकी किसी प्रकार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम अब एक अलग से एक और व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन की कैसी व्यवस्था हो जाए। उसके लिए एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक मशीन है जो हमारे पास में 70 हमने अभी बॉम्बे से ऑर्डर किया था, वो कल सुबह तक के हमारे पास में उपलब्ध हो जाएगी। और उसके लिए हमने लगभग 100 बेड के हम हमारा जो ग्राउंड है मुन्ना स्टेडियम, उसमें जो कराटे सिखाते हैं और यहाँ पर जो बैडमिंटन खेलते हैं, ये दोनों हाल में हमने 50-50 बेडेड की व्यवस्था की है। अब ये जो मशीन है जिसमें हवा से ही ऑक्सीजन उत्पन्न होगी और वहीं से ऑक्सीजन हमारे को उपलब्ध हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में 100 बेड की व्यवस्था और एक्स्ट्रा हम कर रहे हैं। तो आने वाले 2-3 दिन में जो क्राइसिस जो आया था वो धीरे धीरे धीमा होता जाएगा और समाप्त हो जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बालाघाट जिले में ये अच्छी व्यवस्था हम करके देंगे। किसी प्रकार से जो एकदम से व्यवस्था में बिगड़ी थी वो एकदम क्राइसिस होने के कारण, लेकिन व्यवस्था अभी संतुलन है। मैंने ये रेस्ट अपने सर्किट हाउस में इस से यहीं से प्रभारी मंत्री होने के नाते इसी से को मैंने अपना कंट्रोल रूम बनाया है और यहाँ से सारे अधिकारियों से चर्चा कर रहा हूँ। आवश्यकता पड़ती तो मैं चेक करने खुद जाता हूँ, अस्पताल खुद जा रहा हूँ। जहाँ पर हमारे चिकित्सक बैठे हैं, हम होम आइसोलेट हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। हमारे 12-15 लोग स्टाफ बैठा हुआ है जो घर में बैठे हुए लोगों से चर्चा कर रहे हैं। यदि किसी प्रकार से उन व्यक्तियों के मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, वो फीवर नहीं उतर रहा है या कोई परेशान है, तो हमारे 2 चिकित्सक बाजू वाले कक्ष
में बैठे हैं उनको देते हैं, और वो टेलीमेडिसिन के माध्यम से, मतलब वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कर रहे हैं। और ज़्यादा स्थिति कुछ ख़राब होती है तो फिर हम उसको जिला चिकित्सालय अस्पताल में लेकर भी आते हैं। ये सारी व्यवस्था हम करने का प्रयास कर रहे हैं। और एक व्यवस्था हमने किया कि जनता को किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो, तो 1075 हमारा टोल फ्री नंबर भी जिले के लिए हमने आवंटित किया, उस पर भी हम बात करते हैं और उस पर भी चर्चा करते हैं। जो आवश्यकता होती है उस समस्या का समाधान वहाँ से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। से जो संक्रमित लोग हैं उनका सही वास्तविक आकलन नहीं किया जा रहा है। देखिए मैंने कल ही बैठक लेके सारे निर्देश दे दिया है, और हमारे RT-PCR है, रैपिड टेस्ट है, सारी की सारी सुविधाओं को बढ़ाने का निर्देश दिया। और निश्चित रूप से आज से वो व्यवस्था भी बढ़ गई है, और भी हम प्राइवेट सेक्टर में ये व्यवस्था दे रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। अटैक होता है उसको डिले करने में रेमडेसिविर नामक एक इंजेक्शन है जो एंटीबायोटिक है, जिसका काफ़ी प्रभाव माना जाता है। इसकी कालाबाजारी को लेकर सवाल उठ रहे थे प्रदेश में भी, और ज़िले में भी इसकी कमी की बातें आ रही थी। इसको क्या किस रूप में देखते हैं आप? एक्चुअल आप भी जानते हो कि पिछले साल भी कोरोना का प्रभाव आया था, लेकिन पिछले साल इतना कोरोना का प्रभाव नहीं था। लोग पिछले साल भी संक्रमित हुए और रेमडेसिविर पिछले बार भी लगाए, लेकिन इतना प्रभावशाली नहीं था। रेमडेसिविर इंजेक्शन डॉक्टर के सलाह के ऊपर में लगाया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो हर आदमी जब संक्रमित हो रहा है तो उसको लग रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन लग जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। किसी का स्कोर 5 है, किसी का स्कोर 10 है, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत इसके लिए 10 के ऊपर वाले को लगाना है या 12 के ऊपर वाले को लगाना है। ये तो डॉक्टर साहब जब आपके CT स्कैन होगा उसके बाद ही जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे लगाया जाएगा। लेकिन लोग एडमिट होते हैं और फिर बोलते हैं कि इंजेक्शन लगवा दो। तो इंजेक्शन लगाने के लिए डॉक्टर के सलाह के ऊपर में हम लगाएंगे, और बालाहाट ज़िले में कहीं पर भी इंजेक्शन की कमी नहीं है। आप जिला चिकित्सालय में चले जाइए, रेमडेसिविर इंजेक्शन वहाँ पर भी है, प्राइवेट मार्केट में भी रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध है। कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं। मैं तो यहाँ सुबह से बैठा हूँ, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। जिसको आवश्यकता पड़ रही है वो एडमिट है वहाँ पर, अब उसको वहीं पर, अब कोई व्यक्ति घर में आइसोलेट है और वो बोलेगा कि मुझे वहाँ पर इंजेक्शन लगाना है, तो किस डॉक्टर के सलाह पर, वो तो जानना पड़ेगा ना। अन्यथा पता चल रहा है कोई डॉक्टर ने जाके इंजेक्शन लगा दिया और उसका साइड इफेक्ट हो गया तो उसकी भी परेशानी बढ़ेगी। इसलिए डॉक्टर की सलाह पर हम रेमडेसिविर इंजेक्शन लगवाने का काम करें। बालाहाट जिले में किसी प्रकार से कोई कालाबाजारी भी नहीं। आप जहां जाओगे वहां पर अगर उसके पास में है तो वो उसके MRP जो रेट है उसी के आधार पर देंगे। कुछ सरकार के ऊपर भी आरोप लग रहा है। देखिए, आरोप लगाने वाले कुछ भी लगाएंगे, जो चीज़ हमारे आंखों के सामने है उससे तो हम अलग नहीं भग सकते ना। हमारे बीच में, हमारे सामने लोगों का कहना है कि कल 8 से 9 मौतें हुई। हेल्थ डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट है उसमें 2 ही आंकड़े दे रहे हैं। देखिए, लोग मौत तो इस जिले में बहुत सारे हो रहे होंगे, लेकिन ये चिन्हित करना, ये आंकड़े तो हमारे पास चिन्हित होकर आएगा ना कि कोविड से कौन मरा। कोविड के तौर पर ही सामने आ नहीं, लेकिन ये जब हम प्रमाण देंगे ना, कि जब कोई हमारी रिपोर्ट आएगी, डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी कि कोविड से इसकी डेथ हुई है, वो कोविड पॉजिटिव था कि नहीं। डेथें तो बहुत होती हैं, लेकिन सही रिपोर्ट हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जो भी अगर ऐसा लोग बताते हैं तो निश्चित रूप से हम उसकी अगर जांच करा लेंगे, अगर ऐसा कोई गलत जानकारी दे रहा है। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ इस कंट्रोल रूम से, किसी प्रकार से कोई गलत जानकारी नहीं है। अगर आपके ध्यान में आए तो मैं निश्चित रूप से इसको और एक बार चेक कराऊँ। संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिलने का आरोप भी लग रहा है। देखिए, आप वेरीफाई पत्रकार हैं। आपने शुरू में कहा कि इस कोरोना से संक्रमण को रोकने के लिए क्या कहना चाहोगे। मैं तो सभी लोगों से कि आपने को बताना पड़ेगा। अब इतना बड़ा जिला है, इतना बड़ा प्रदेश है, इतना बड़ा देश है, यदि कोई व्यक्ति अपने आप को छुपाना चाहता है और वो स्वयं छुपा रहा है, अब उसकी इंक्वायरी करने में बहुत सारी चीज़ें हमारे को लगती है, बहुत सारी जानकारी। अभी तो हम परिस्थितियों को संवारने में लगे हुए हैं कि लोगों की कितना जान बचा सके, इसी में हमारा ध्यान है। और जो व्यक्ति छुपा रहा है, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि छुपाए ना, वो सामने आए, बताएं, और निश्चित रूप से हमारा उसमें काउंट भी होगा और हम उसको उपचार भी की व्यवस्था करेंगे। इतना ही अपील उनसे करना चाहूँगा कि ये कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है और हम सब लोग देख रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या हो रहा है। इसलिए मैं उनसे सिर्फ यही निवेदन करूंगा कि बहुत ही ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें,
अन्यथा अपने घर में रहें और इसको कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने क्षेत्र की सुरक्षा के लिए स्वतः व्यक्ति को सुधरने की आवश्यकता है। स्वतः व्यक्ति को सुरक्षा के क्षेत्र में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। जब वो जागेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो क्राइसिस है वो भी कम होगा। इसलिए मेरा उनसे अपील है कि वो सुरक्षित रहें और इसको मजाक में ना ले। ये निश्चित रूप से संक्रमण है और बहुत तेज़ी से आया है। इसको रोकने के लिए जो कुछ हो सकता है, जितना प्रयास हो सकता है, सरकार और समाज दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। आप सुन रहे थे परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे जी को, जो कि वर्तमान में आयुष राज्य मंत्री भी है और सिवनी जिले का इनके पास प्रभार भी है। उनके माध्यम से ये जानकारी सामने आई है कि जिले में जिस तरह से कोविड संक्रमण फैल रहा है, उसी लिहाज से धीरे धीरे वेंटिलेटर हो या फिर RT-PCR टेस्ट या फिर अन्य सुविधाएं, सभी सुविधाओं में धीरे धीरे विस्तार हो रहा है।